Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st January 2023। 31 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, है ना। तो 1 पर्सन 1 लाइक है माता रानी पाप चढ़ाएंगे अगर लाइक नहीं करोगे तो स्टार्ट किया करें। सबसे पहले शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्राइमरली रिलेटेड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इनमें से एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से थे? फर्स्ट इज वुड्स डिस्पैच, सेकंड इज मैकले मिनट, थर्ड इज साइमन कमीशन एंड फोर्थ इज सैडलर कमीशन। तो आपको बताना है इनमें से एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से थे। देखो, इसमें से साइमन कमीशन रिलेटेड नहीं था, फर्स्ट सेकंड फोर्थ था, 1 2 4 विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स वाज नोन फॉर पिट हाउस ड्वेलिंग? पिट हाउस ड्वेलिंग के लिए कौन सा साइट जाना जाता था? ऑप्शन आ रहे, कोल्ड हीवा, सेकंड इज तेक्काल कोटा, सी इज चिरांड एंड डी इज बुर्जहोम। तो आपको बताना है कि नियोलिथिक साइट इनमें से कौन सी है जो कि पिट हाउस ड्वेलिंग के लिए जानी जाती थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगेन अ फेमस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, बुर्जहोम इज द आंसर। आई होप यू विल रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल? इनमें से नाइट्रोजन कैसे ऐड होती है सॉइल में? फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, सेकंड इज डेथ ऑफ वेजिटेशन, थर्ड इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स। आपको सेलेक्ट करना है सही कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप कर सके तो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन सी, 2 एंड 3। पहला देखो, बर्निंग ऑफ कोल तो नहीं ऐड करता नाइट्रोजन सॉइल में, हाँ, लेकिन सेकंड डेथ ऑफ वेजिटेशन और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया दोनों ऐड करती। तो आई होप आज आपसे तीनों बने होंगे, तीनों सवाल आपसे बने हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज की। तो आज की पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, फाओ के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड विद अ शेयर ऑफ 41% इन 2020। 2020 के अकॉर्डिंग 41% का वर्ल्ड शेयर जो मिलेट का प्रोडक्शन का था वो इंडिया का है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, ये आप फैक्ट लिख सकते हैं। 9 टाइप्स आर ग्रोन एज खरीफ क्रॉप्स इन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री। जो मेजर मिलेट्स हैं हमारे इंडिया के वो हैं फिंगर मिलेट जिसमें रागी आता है, पर्ल मिलेट जो कि बाजरा है, सोरघम जो कि ज्वार है, इसके अलावा कुछ माइनर मिलेट्स हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से मेजर मिलेट्स हैं? फिंगर मिलेट रागी, और इसको मंडुआ भी बोलते हैं, पर्ल मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, एंड सोरघम जिसको ज्वार बोलते हैं। इसके अलावा माइनर मिलेट्स हैं फिर, ठीक है ना। राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। कौन कौन से स्टेट्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। इन 2021 सेंटर अप्रूव्ड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जो पोषण शक्ति निर्माण योजना थी 2021 में, है ना, पहले उसको मिड डे मील के नाम से ज़्यादा प्रचलित किया गया था 1995 में जब स्टार्ट हुई थी। तो एंड उसके बाद गवर्नमेंट एडेड और जो स्टेट्स एडेड गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें मिलेट्स को इंक्लूड करने के लिए, मिड डे मील में मिलेट्स को इंक्लूड करने के लिए ये स्कीम की गई थी, ताकि जो न्यूट्रिशनल आउटकम है और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। इसके अलावा आप सबको पता है कि इंडिया के एफर्ट्स के कारण ही यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 2023 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। लेट मी शो यू वन मैप एज वेल। ये अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से मिलेट हमारे इंडिया में है। तो आपको फॉक्स टेल मिलेट दिखेगा, फिंगर मिलेट दिखेगा, बार्नयार्ड मिलेट दिखेगा, ब्राउन टॉप मिलेट दिखेगा, लिटिल मिलेट दिखेगा, कोडो मिलेट दिखेगा, पर्ल मिलेट दिखेगा, प्रोसो मिलेट दिखेगा, सोरघम दिखेगा। तो ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं मिलेट्स की। तो कभी आपसे कोई पूछे कि बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप या कोडो ये क्या है, तो ये मिलेट की वेराइटीज़ हैं। लिख लेना आप लोग, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यूपीएससी, पूछ सकता है कि बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो ये क्या है। तो ये सब मिलेट की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। बार्नयार्ड मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोडो मिलेट है, पर्ल मिलेट है, प्रोसो मिलेट है। प्रोसो का भी पूछ सकता है ना। तो देखा करो कि क्या एग्जैक्टली पूछेगा वो, है ना। कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं? तो मेजर स्टेट्स जैसे ज्वार मेजरली महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान यहाँ पे होता है। बाजरा अगर आप देखोगे तो मेनली राजस्थान में ही होता है, यूपी में होता है ना। तो राजस्थान इसलिए सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स में चलता है राजस्थान में, क्योंकि ज्वार भी होता है और बाजरा भी होता है ज़्यादा, है ना।
इनको कई लोग न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। न्यूट्री सीरियल्स क्यों? गवर्नमेंट ने क्योंकि डिक्लेयर किया है कि मिलेट्स जो है ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है, दे आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, देयरफॉर दे आर नोन एज न्यूट्री सीरियल्स एज वेल। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अगली जो न्यूज़ थी वो थी कल अवार्ड दिए गए टैबलोज़ को, अलग अलग स्टेट जो टैबलोज़ थे उनको अवार्ड दिए गए। उसमें जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो था उसको पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट को दिया गया। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो थी, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF CRPF मार्चिंग कंटिजेंट को मिला। बेस्ट 3 टैबलोज़ जो स्टेट और यूटीज़ में फर्स्ट है वो उत्तराखंड के मानस खंड में जोगेश्वर धाम और इन सबको जो उत्तराखंड ने दिखाया था। उत्तराखंड एक्चुअली अपनी वाइल्ड लाइफ और वहाँ जोगेश्वर धाम इन सबको दिखाया था मानस खंड में, तो दैट गॉट द अवार्ड। महाराष्ट्र जो कि शक्तिपीठ और नारी शक्ति को उनको दिखाया था उन्होंने, महाराष्ट्र को सेकंड मिला है। और थर्ड उत्तर प्रदेश जिन्होंने अयोध्या दीपोत्सव दिखाया था तो उनको मिला है। बेस्ट टैबलो मिनिस्ट्री का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना, और दैट इज़ अ थिंग। एंड स्पेशल प्राइज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD को दिया गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और वंदे भारतम डांस ग्रुप को दिया गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। चैनल्स कैन स्टैगर कंटेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द प्रोग्राम्स सेंटर। तो अब यहाँ पे आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली नई गाइडलाइंस आई हैं अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग के रिगार्डिंग, गाइडलाइंस फॉर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। अब इसी गाइडलाइन के पार्ट के अंतर्गत उन्होंने एक चीज़ बोली थी सेंटर ने कि आपको 30 मिनट, चाहे प्राइवेट चैनल हो चाहे कोई भी चैनल हो, आपको 30 मिनट डेली ऐसे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करने हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को हो। तो डेली 30 मिनट्स यू हैव टू शोकेस सच प्रोग्राम्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये नेशनल इंपॉर्टेंस कैसा होता है? तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अलग अलग थीम सेंटर ने भी एक्चुअली हाईलाइट की कि क्या आप दिखा सकते हो। तो आप स्प्रेड ऑफ लिटरेसी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली वेलफेयर के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, इन सब के बारे में शोकेस कर सकते हो। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में शोकेस कर सकते हो। एंड कंटेंट के बारे में दूसरा जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये दिया है कि कंटेंट 30 मिनट एक स्ट्रेच में नहीं देना है आपको, आप इसको स्मॉल टाइम स्लॉट में स्प्रेड कर सकते हो। जैसे 3-3 मिनट के 10 ऐड आपने बना दिए, या आपने 5-5 मिनट के 6 प्रोग्राम कर दिए, या ना इस तरह से, या 10-10 मिनट के 3 कर दिए। लेकिन आप मतलब 30 मिनट आपको देना है, मतलब आप स्टैगर्ड वे में दो या फिर आप एक साथ दो, इट इज़ अप टू यू। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थे जो कि आपको बताने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया, ये आपको पता है। अच्छा, एक मुगल गार्डन और था DU में, DU के मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया है, उसको रीनेम करके गौतम बुद्धा सेंटेनरी गार्डन कर दिया गया था। गौतम बुद्धा सेंटेनरी गार्डन, दैट इज द नेम फॉर द DU मुगल गार्डन नाउ। तो ये भी आप याद रखिएगा, दीज आर द 2 थिंग्स विच हैज़ हैपेंड। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली में CM है, आप सबको पता है, उन्होंने एक नई सुपर वेबसाइट लॉन्च की है जो कि रियल टाइम डेटा शोकेस करेगी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के, ठीक है ना। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन का रियल टाइम जो डेटा है वो दिखाएगी एक वेबसाइट कि कौन सा पॉल्यूटेंट कितना पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। और ये कैसे हेल्पफुल रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास अर्ली डेटा रहेगा कि क्या चीज़ पॉल्यूशन कर रही है तो यू विल बी फॉर्मिंग बेटर पॉलिसीज टू कर्ब देम, है ना। अभी क्या होता है, अभी लड़ाई चलती है। सेंटर कहता है कि भैया स्टबल बर्निंग के कारण आपके यहाँ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया स्टबल बर्निंग के कारण पोल्यूशन हो रहा है। सेंटर कहता है कि आपके लोकल फैक्टर्स के कारण पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन दिल्ली कहती है कि नहीं पंजाब से आ रहा है धुआं, है ना। तो एक्चुअली जो सुपर साइट है इसीलिए काम आएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड, ब्लू और लाइट ब्लू, डार्क ब्लू अलग अलग उसमें है। इसमें आप देखोगे तो सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल्स, व्हीकल्स या बायोमास बर्निंग या अदर्स, क्या कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एक्चुअली वही है कि PM 2.5 की रीडिंग और इन सब की अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स की रीडिंग करके ये करेगा। वेबसाइट का नाम है rasman.com या rasman.com, जो भी आपको पढ़ना है, www.rasman.com। ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा ऑन द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी ऑफ दिल्ली। आप जैसे बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा इसको, ठीक है ना। एंड द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन
मतलब वही वाली लड़ाई जो मैंने आपको बता रहा था कि वो कहते हैं स्टेबल बर्निंग दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर कहता है नहीं आपके लोकल प्रोडक्शन से ये हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ है, प्लांट इन प्लेस टू इरेडिकेट इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज फ्रॉम केरलाज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो यहाँ पे केरला के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ को रिमूव करने की बात चल रही है। वो स्पीशीज़ है सिन्ना स्पेक्टेबिलिस, याद रखिएगा सिन्ना स्पेक्टेबिलिस। ये एग्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट है जो कि लगभग सेंट्रल अमेरिकन प्लांट है, वैसे ही सेंट्रल अमेरिका से आया है। और ये सिन्ना स्पेक्टेबिलिस एक एग्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ है। और सिन्ना स्पेक्टेबिलिस को कैल्सियोलैरिया शार भी कहते हैं, कैल्सियोलैरिया शार। इट इज़ एन इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ और ये बहुत ज़्यादा रैम्पेंट ग्रोथ कर चुका है। कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसके अलावा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो चुकी है ना। इसके अलावा मतलब और भी सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको बता दूँ कि ये जो सिन्ना स्पेक्टेबिलिस है, इन्वेजिव प्लांट्स आप सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनका हाथ रहता है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में। और ये जो इस पे इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, इनको रिमूव करने के लिए केरला ने अब जो है वो प्लांट बनाया है। प्लान क्या है बहुत ज़्यादा वो आपको डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन वो ठीक है, इतनी चीज़ आप जानते रहो काफ़ी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एडिटोरियल पे आते हैं, टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवोल्यूशन। अब आप सबको पता है कि फाओ ने डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि प्रोटीन में रिच होते हैं, डाइटरी फाइबर रिच होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं। हाई इन प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा उनके स्पेशल एग्रो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहते हैं, जैसे कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट रहते हैं, सूटेबल होते हैं सेमी एरिड रीजन के लिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं, इसलिए अगर पानी कम भी है तो भी वो ग्रो कर जाएंगे। मिलेट्स आर सो गुड फॉर न्यूट्रिशन, दे आर क्लाइमेट रेजिलियंट। तो फिर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो क्यों नहीं रहा या इतना ज़्यादा कंजम्पशन क्यों नहीं हो रहा, उसके क्या कारण है, ये ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहला ऑथर ने कहा है कि जो मिलेट कंजम्पशन में सबसे बड़ा बैरियर है वो है उनका प्रोडक्शन। अगर आप देखें तो मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इन द पास्ट ईयर्स इट हैज़ डिक्रीज, इट हैज़ नाइदर नॉट, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है ना। तो जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। पहले हालांकि इनको हम कोर्स सेरेल्स बोलते थे, नाउ वी कॉल देम न्यूट्री सीरियल्स, है ना, गवर्नमेंट के कारण। लेकिन अगर आप देखें तो बेसिकली ये अभी तक ज़्यादातर फीड के रूप में यूज़ हुए हैं, जो लाइफ स्टॉक इन सब जगह फीड में यूज़ किया जाता है ना। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कम यूज़ होता था, ठीक है ना। इसके अलावा इनका जो अगर आपको पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर आपको ये मिलेट्स को देना है तो आपको इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी के हिसाब से हम प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन इज़ नॉट दैट मच कि आप इसको पीडीएस में देना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो इसके जो रियल प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट क्या है, द डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन। जो एरिया है अंडर मिलेट कल्टीवेशन वो डिक्लाइन हुआ है। सेकंड, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द मिलेट, जो प्रोडक्टिविटी है मिलेट्स की वो भी कम है। Then third है the production of sorghum has fallen, the production of pearl millet bajra has stagnated, the production of other millets including the finger millets ragi has stagnated or declined। मतलब आप देखें तो मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है वो गिरा ही है, बढ़ा नहीं है ना। एंड प्रोडक्टिविटी हो सकता है बढ़ी हो लेकिन मार्जिनली बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी मार्जिनली बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन ओवरऑल जो है जो एब्सोल्यूट होता है वो घटा है, ठीक है ना। तो जब तक प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों ही सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आप मिलेट्स को कंजम्पशन के रूप में हर जगह नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक मिलेट प्रोजेक्ट है MSSRF का, MSSRF जो कोली हिल्स में चला है, ये आपका यहाँ पे मिलेट्स प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू प्रिजर्व द क्रॉप डाइवर्सिटी इन लोकल मिलेट वेराइटीज़, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स एंड टू इनहेंस फार्म इनकम्स। मतलब कि वहाँ पे जो क्रॉप डाइवर्सिटी है लोकल मिलेट वेराइटीज़ में वो बढ़ाना, इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन को, कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स को इंक्रीज़ करना, इनकम को इन्हांस करना, ठीक है ना। ये जो कोल्ली हिल्स ब्लॉक है नामक्कल डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड देयर हैज़ बीन अ रैपिड। अगर आप देखें ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के पहले तक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसका यूज़ किया जा रहा है नाउ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन द कोल्ली हिल्स रीजन, ठीक है ना। तो कोली हिल्स इज़ एक्चुअली अ माउंटेन रेंज इन द तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु में इसको बोलते हैं, कोली मलाई बोलते हैं कई लोग, कोली हिल्स बोलते हैं, तो याद रखिएगा, दिस इज़ अगेन अनदर फैक्ट। अब यहाँ पे ये तो चल रहा है, अब देखो प्रोजेक्ट ने किया क्या है, द प्रोजेक्ट हैज़ इंटरवीन्ड इन 3 एरियाज़।
कैसे? पहला, ईल्ड इन्हांसमेंट वाज अटेम्प्टेड, ईल्ड इन्हांसमेंट अटेम्प्ट किया गया। कैसे अटेम्प्ट किया गया? इम्प्रूवमेंट ऑफ द सीड क्वालिटी, एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया गया, टेक्नोलॉजी को लाया गया, कम्युनिटी सीड बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए। तो ये ईल्ड इन्हांसमेंट के लिए था। सेकंड, कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी। अब पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी मशीनरी बनवाई, पल्वराइजर्स लेकर के आए, डीह्यूलर्स लेकर के आए। अब पहले क्या होता था, हैंड पाउंडिंग होती थी मिलेट की और विमेन उसको करती थी। अब 1 घंटे तक हैंड पाउंडिंग करने के बाद 2 से 3 किलो ग्रेन निकलता था, ठीक है ना। अब आप सोचो कि इतना ज़्यादा विमेन से भी काम लिया जाए, ये सब किया जाए, ये सब आप मशीन्स के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ से भी आपके एक तो क्वांटिटी बढ़ी है, इंप्रूवमेंट हुआ है, एफिशिएंसी आई है, और दूसरा विमेन थोड़ा सेफ रह गई हैं। तीसरा है मेजर इनिशिएटिव जो है इसका वो है ट्रेनिंग में। तो कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स फेडरेशन करके फॉर्म किया गया, ताकि सारी ट्रेनिंग और वैल्यू एडिशन का जो काम है वो किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हैंड पाउंडिंग से जो मिलिट्री आपने मतलब हैंड पाउंडिंग से मशीन की तरफ आप चले गए, तो वो उसने जो विमेन की ड्रजरी थी उसको भी कम कर दिया और मिलेट कंजम्पशन को और ज़्यादा इनकरेज करता है। ऐसी चीज़ है ना भाई, वुमेन भी कैसे करेंगी, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इन्हीं के थ्रू ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, मिलेट्स कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। रिसेंट वेव ऑफ टेक्निकल ले ऑफ्स। अब आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजिकल जो जाइंट्स हैं, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एप्पल थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। अब इन टेक्स को जो डिस्क्राइब किया गया है बिग टेक्स मिड लाइफ क्राइसिस। तो बिग टेक मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? तो बिग टेक मिड लाइफ क्राइसिस एक्चुअली कि अभी क्या है, इन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा ले ऑफ, मतलब लोगों को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना। अब लोगों को रिमूव किया जा रहा है, क्या रीज़न है उसका? मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न है, या आप लोग लिख लीजिएगा। मेन रीज़न है कि जब कोविड था, कोविड के टाइम पे ई कॉमर्स में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। कोविड के टाइम में ई कॉमर्स जाइंट्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, अमेज़ॉन बहुत आगे निकल गए थे। ऐसे में वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हायरिंग की, एग्रेसिवली हायरिंग की। एंड इस एग्रेसिवली हायरिंग के कारण जो स्टाफ अमेज़ॉन के पास 7 लाख का था वो 15 लाख का हो गया। और ऐसे में क्या हुआ, जब 15 लाख का आपने स्टाफ कर दिया, अब इतनी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो अब उनको वो ले ऑफ करने पड़ रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ द सोल रीज़न, दिस इज़ द ओनली एक्चुअल रीज़न। तो कई लोगों ने इसको, जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट डाउन साइजिंग, रादर इट इज़ राइट साइजिंग, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये डाउन साइजिंग नहीं है, ये राइट साइजिंग है। राइट साइजिंग का मतलब कि अब जाकर के सही नंबर्स आ रहे हैं, और पहले कंपनीज ने ज़्यादा कर दिए थे एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये उनको डाउन साइजिंग नहीं बोल रहे हैं, ये उनको बोल रहे हैं ये राइट साइजिंग की जा रही है कंपनीज के द्वारा। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन प्लीज और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स टुडे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक आज सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन लेगी कि क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रिफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप सबको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, हालांकि इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लेकिन वो और ज़्यादा एनोनिमिटी और ज़्यादा उन्होंने ओपेकनेस ला दी है, ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज़ किया गया है कि वो इशू कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज़ किए जा सकते हैं डोनर्स के द्वारा, एनोनिमसली वो दे सकते हैं, वैलिड होते हैं 15 दिन के लिए, है ना, ये भी आप सबको पता है। एंड पार्टी के बैंक अकाउंट में जाता है ना। और वो पार्टीज़ वही हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स सिक्योर किए हों, 1% वोट से कम ना सिक्योर किया हो। सेकंड, वो रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशंस थी कि सेक्शन 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसके अंदर आप रजिस्टर्ड हो और मोर देन 1% वोट्स आपको मिले हों इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस, ठीक है ना। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको मैंने बताया था। इसके अलावा ये एनोनिमिटी लाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने ये देख ही लिया कि 90% से ज़्यादा जो कलेक्शन है केवल एक पार्टी के पास गया है, बाकी दूसरी पार्टीज़ में 10% में पूरा सब कुछ गया है। तो ये हमेशा रूलिंग पार्टी को फेवर करती है, तो ये चीज़ ऑलरेडी है।
सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अप द 16th फाइनेंस कमीशन सून। आप सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में इस्टेब्लिश की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 280 अगर आप देखें तो ये इसको इस्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और एन.के. सिंह जो थे वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। और एन.के. सिंह की जो कमीशन थी 15th फाइनेंस कमीशन, उसको 5 साल की जगह 6 साल का टेन्योर दिया गया, एक्सटेंडेड टेन्योर दिया गया है। एंड इसके पहले एक्सटेंडेड टेन्योर जो दिया गया था वो 9th फाइनेंस कमीशन को दिया गया था। तो एन.के. सिंह जी खुद बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जो फाइनेंस कमीशन थी जिसको 6 ईयर टेन्योर दिया गया था वो 9th फाइनेंस कमीशन थी। और 9th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे ऐसा किया गया था। लेकिन इस साल इनको बना लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जब 9th फाइनेंस कमीशन थी तो 10th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन उसके साथ ही कर दिया गया था, मतलब 10 उसके 5 साल के टेन्योर के अंदर ही बना दिया गया था। तो वही उन्होंने कहा कि अब फिर से 16th फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश कर देना चाहिए। हालांकि एक चैलेंज ज़रूर उन्होंने बताया है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन फेस करेगी वो है जीएसटी काउंसिल का चैलेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन.के. सिंह जी का कहना है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको जीएसटी काउंसिल, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके साथ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स की शेयरिंग बताते हैं और जीएसटी भी टैक्स से रिलेटेड ही चीज़ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के कैलकुलेशंस कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएं। तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। आगे अगर आप देखो तो यहाँ कोई ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है जो हम डिस्कस करें। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।